नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। कई सारे वीडियोस हमने देख लिए ऑलरेडी, उसको प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम अगला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन साथ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमसे पूछा गया 1 अगस्त 2024 को असम राइफल्स है ना, जो हमारा एक सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज है, उसका एक पार्ट है, तो उसके 22वें महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास, यानी कि जो अभी वर्तमान में चेन्नई मेनली हम जानते हैं उससे, उसमें भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में, है ना। मेनली एनी बेसेंट इसमें शामिल थी और जो है ये अडेयार है ना, स्पेशली इसका नाम ध्यान रख सकते हैं, ये स्थल था, है ना, मद्रास रीजन में। ठीक, सती प्रथा जो मतलब एक तरीके से लोग करते थे, अपनाते थे, है ना, ब्रिटिश शासन काल में इसको बैन किया गया उससे पहले। ठीक, तो मेनली इसमें होता क्या था कि अगर किसी महिला का जो वो है पति, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसी जो है चिता के साथ साथ तो महिला भी जो है अपने आप को है ना एक तरीके से समाप्त कर लेती थी उसी आग में। तो ये प्रैक्टिस हिंदू धर्म में हो रही थी, हिंदू जो महिलाएं थी वो प्रैक्टिस करती थी। तो राजा राम मोहन राय वगैरह काफ़ी आपने अगर इसको पढ़ा हो तो इसके लिए प्रयास किए, तो फाइनली इसको बैन किया गया लीगली, है ना, जो है ये 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके द्वारा। ठीक, मुस्लिम लीग फ्रीडम स्ट्रगल का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने किस वर्ष में और कहाँ पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को अपनाया? एक सेपरेट नेशन के लिए रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास किया मार्च 1940 में। ठीक है, कहाँ पे? लाहौर में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसको जो है लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये भी पूछें तो जैसे ये पूछ ले कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है किस चीज़ से संबंधित है ना, तो ये पाकिस्तान की फॉर्मेशन, तो इस तरीके से भी ध्यान रखें। एक पुस्तक है मिलिंद पन, है ना, बेसिकली ये जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि इंडो ग्रीक रूलर किंग थे एक मियंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, इनके बीच का संवाद है इस पुस्तक में लिखा हुआ। ठीक है, तो इसकी रचना जो है किस भाषा में की गई है? पाली, ऑप्शन सी। राइटर का नाम कोई बताइए कमेंट करके हमें। निम्नलिखित में से किससे शाहजहां जो मुगल एम्परर था, इसको द्वारा सुल्तान ये बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? दारा शिको था इसका सबसे बड़ा बेटा, तो उसको ही ये टाइटल दिया गया था। जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर था, मेनली मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट के टाइम पीरियड में रहा। ठीक, तो इसकी रचना कौन सी है इसमें से? तो फतवा जहानदारी और तारीख फिरोज शाही, दोनों पुस्तकें इसकी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के द्वारा धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया गया? धम्म का अर्थ जैसे हम समझे नैतिक, है ना, जो कानून या नियम कह सकते हैं, है ना, तो बुद्धिस्ट टर्म में इसके लिए धम्म वर्ड यूज होता था। ठीक, तो बेसिकली ये धम्म शब्द जो है कई बार ये पूछा जाता है किस लैंग्वेज का, तो प्राकृत वर्ड है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, तो इसकी अवधारणा को सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय बनाया गया वो अशोक के द्वारा। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये डेक्कन रीजन में 2 भाई थे, है ना, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, इनके द्वारा इसकी स्थापना। ऑप्शन इसमें कौन सा? सी। राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, सोशल रिफॉर्मर काफ़ी फेमस है राजा राममोहन रॉय, इनके बारे में उनसे संबंधित फैक्ट्स को प्लीज़ पढ़िए। तो उन्हीं के इन चीज़ों को आगे प्रचारित करने के लिए तत्व बोधिनी की सभा की जो स्थापना ये की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे तत्व बोधिनी जो सभा है इसको ओरिजिनली जो है तत्व
रंजिनी करके है ना बुलाते थे, तत्वरंजिनी सभा, इस चीज को भी ध्यान रखें। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था, जिसमें नील की कृषि करने वाले कृषकों का उत्पीड़न प्रदर्शित किया गया। इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ है ना, इसको पढ़ेंगे आप। और बंगाल के रीजन में जो ब्रिटिश राज में इंडिगो फार्मर्स का उत्पीड़न ब्रिटिशर्स ने किया, उसी पर आधारित ये पुस्तक लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है, 1858-59 के दौरान, ठीक है, ऑप्शन बी। बुद्धिज्म से संबंधित हमने इनके सेक्ट जो है महायान और हीनयान के बारे में पहले बताया है। तो इसमें से कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा है, तो महायान से संबंधित है इसमें शून्यवाद। इसके अलावा जो है ये माध्यमिका है ना, एक दिगंगा करके है ना थॉट है, इन चीज़ों को ध्यान रखें, ये सब महायान से संबंधित है। खुदाई खिदमतगार, जिसका अर्थ है खुदा के बंदे, को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान जो पाकिस्तान है तो उसमें ये जो है सिंध वाला रीजन जो कह सकते हैं, पश्तून इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट के रूप में थे यहाँ पे ये खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी बेसिकली जो है जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट के तरीके, ठीक। तो इसी को खुदाई खिदमत कहा गया। किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसके दौरान है ना, इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनके द्वारा सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन बी। आपको ये हमें बताना है कि मेन फाउंडर जो है इसका कौन था, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पवन सहारा रेगिस्तान में निकलती है और अफ्रीका के गिनी तट की ओर बहती है। इसको मैप पे लोकेट करेंगे गिनी कोस्ट को, और सहारा से ओरिजिन होता है हमारा इसका हार्मटन है ना, ऑप्शन सी। ये बेसिकली एक हॉट विंड का एग्जांपल है, ठीक। और इसका एक अन्य नाम है, ये भी पूछते हैं कई बार, तो इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, ठीक, इसको ध्यान रखिए। हैंगिंग वैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित भू आकृति का एक उदाहरण है। जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, जैसे अभी आप लद्दाख वगैरह जाके देखिए तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ग्लेशियल जैसे लैंड एरिया में इरोजन होता है ना, मिट्टी का कटान, ठीक। तो वही जब ग्लेशियल इरोजन होता है तो बेसिकली बड़े लार्ज ग्लेशियर एरिया में जब स्मॉल इरोजन होते हैं तो वहाँ पे ये हैंगिंग वैली जो है बनती हैं। थोड़ा इमेज इसका सर्च करके देखिए, समझ में आ जाएगा, या फिर ज्योग्राफी वाली NCERT में देखें तो उसका इमेज भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। इस एरिया में हमारा सबसे जो लंबी रिवर है कौन सी है, गोदावरी है ना। वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट इंडिया की मानी जाती है आफ्टर गंगा, जैसे गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर, तो गोदावरी जो है लगभग ये है हमारा 1450 किलोमीटर के आसपास, ठीक। गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के जल निकासी प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण करता है। जो है देखेंगे ये आपका गंगा रिवर की हम बात करें तो ये हमारा है डेंड्रिटिक पैटर्न। बेसिकली ये क्या होता है कि जैसे ऐसे समझ लीजिए रिवर फ्लो क्या आ रही है, तो एक ट्री के आकार का इसका जो है ना ये बेसिन बनता है, ऐसे ब्रांचेस, तो ये होता है डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल है ना, एंटीसीडेंट, ये सब पैटर्न्स का थोड़ा वो देखिएगा पिक है ना। इसमें हम चुनेंगे ऑप्शन सी। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। लार्जेस्ट एरिया देखेंगे ऑक्यूपेंसी वाइज तो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है ना, पर्णपाती वन, मानसून वन। काबिनी नदी एक सहायक है किस नदी की। साउदर्न इंडिया में बहती है नदी कावेरी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसकी सहायक है ये। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, तो वैसे ही चाइना के साथ मेनली जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, तो उसके और चाइना के बीच एक तरीके से कह सकते हैं ये निर्धारण करती है लाइन। एटॉल बेसिकली देखिए पूछा गया इसका आकार क्या होता है, तो एटॉल होता क्या है, एक एक्वेटिक हमारा कह सकते हैं लैंडफॉर्म है, मेनली रिंग शेप्ड या फिर हॉर्स शू जो होता है ना, अगर आपने देखा हो तो उस आकार का एक कोरल रीफ आइलैंड्स होता है बेसिकली, और मेनली बीच में इसमें कई बार मैक्सिमम जो है एक लगून है ना सेंटर में होती है, तो ये होता है एटॉल। तो इसी आकृति को पूछा गया था, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। ये जो है कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन एक इनिशिएटिव है, उसके तहत ये स्थापित किया गया था हरियाणा में, है ना, फरीदाबाद में। ठीक, तो थोड़ा इस इनिशिएटिव के बारे में एक बार देखिए। किस देश को संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा बनाए गए लॉस एंड डैमेज फंड के बोर्ड की मेजबानी के लिए चुना गया है? यूनाइटेड नेशंस ने एक कह सकते हैं फंड क्रिएट किया है ना, जिसका नाम है लॉस एंड डैमेज फंड। होस्ट कंट्री है इसका फिलीपींस, ठीक है, जापान के बगल जो एक देश है। और मेनली इस फंड का जो मतलब कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है बनाने का, तो ऐसी कंट्रीज को हेल्प करना जो कि क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने के लिए काफ़ी वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट है एसआर एनर्जी ट्रांजिशन, एक भारतीय कंपनी है महाराष्ट्र बेस्ड। तो यूरोप में ये पहला वहाँ का हाइड्रोजन रेडी एक पावर प्लांट स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो पूछा गया कहाँ पे कर रहे हैं, है ना, तो ये यूके में ही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है? थोड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, कोई नहीं, मतलब ये समझिए कि किस शिलालेख से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाना, है ना, और जानवरों की जो भाई हत्या है उसमें शामिल है। तो ये प्रतिबंधित है, ये चीज़ें किस शिलालेख से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसमें ये उल्लिखित है? ठीक है, तो अशोक के शिलालेख, है ना, रॉक एडिक्ट, है ना, पिलर एडिक्ट, ये सब काफ़ी फेमस हैं। उसकी लोकेशन, मेजर उसका क्या फैक्ट है, इसको पढ़ना है आपको। उसी में से जो रॉक एडिक्ट फर्स्ट है ना, उसमें ही ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक का शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है या बताता है? ठीक है, तो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजियस सेक्ट्स, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इससे 12वें से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर विशेष रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया गया था? तो ये टैक्स होता था जजिया, ऑप्शन फर्स्ट। बेसिकली जो इस शासनकाल में नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे, है ना, मतलब लोग कह सकते हैं, तो वो मुस्लिम शासकों को उन्हें ये वाला टैक्स देना होता था। पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद का काम शुरू किया था? तो जो है ये फिरोज शाह तुगलक, है ना, ये भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार पुस्तकों के नाम पूछते हैं, तो ट्रांसलेशन जिनका मेनली इसने करवाया भगवत गीता, ये अथर्ववेद, है ना, बहुत सारे उपनिषद। ठीक, इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद विशेषता वाली सल्तनत के जो है किस राजवंश के द्वारा शुरू की गई? जैसे सल्तनत टाइम पीरियड के मॉन्यूमेंट्स आप देखेंगे तो जैसे नीचे है ना, ये मतलब एक मॉन्यूमेंट हो गया, तो ऊपर में जैसे ये है डोम, है ना, तो एक डोम के ऊपर दूसरा डोम, ये आकृति बननी शुरू इंट्रोड्यूस कराई लोधी डायनेस्टी के शासकों ने। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किसने लिखी है? जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिलीज की थी। ये आर बालासुब्रमण्यम की पुस्तक है, ऑप्शन फर्स्ट। नीति आयोग, है ना, इसका पुनर्गठन हाल ही में किया गया, तो इसके उपाध्यक्ष कौन है ये बताना है। सुमन बेरी, है ना, ये है ऑप्शन फर्स्ट। आप जरा एक चीज कमेंट करके बताइए, अभी नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक, हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक द ऑनिकर्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है ध्रुव नाथ, एक प्रोफेसर हैं ये। मतलब पुस्तकें जो हाल ही में प्रकाशित होती ना तो पूछ ली जाती कई बार, तो इस वजह से ध्यान रखिए। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य में है? मेनली जो है टेरिटोरियल, है ना, सॉवरेंटी के रेफरेंस में ये डिस्प्यूट है मॉरिशस और यूके, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसको जो है एक बार मैप पे लोकेट कर लीजिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं।
ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, ठीक। तो उसी में से जो शुरू के 14 से 18 आर्टिकल है उसको हम कलेक्टिवली जानते हैं ये इक्वलिटी है ना, इसके अधिकार के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, देखिए अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है, कैलेंडर अभी इशू हुआ नहीं है, एग्जामिनेशन में अभी काफ़ी टाइम है आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के। तो आप चाहें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके। अभी रिसेंट में भी ग्रुप से स्टार्ट किए गए हैं, फाउंडेशन बैच है ना, इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप है ना, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इसके अलावा मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी, इन सभी की जानकारी एडमिशन की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी 3 नंबर बताए जाएंगे, कॉमन है दोनों नंबर, उसमें से किसी एक पे भी आप व्हाट्सएप या कॉल करके एडमिशन की जानकारी लेकर के एडमिशन बहुत ही नॉमिनल फी में ले सकते हैं। समय अभी है सही और तैयारी शुरू कर सकते हैं आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ करके, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, तो संविधान में ही जो अनुच्छेद 29 है उसमें जो हमारे ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं भारत में, उनके हितों से संबंधित चीज़ों को है ना एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इन आर्टिकल्स की वर्डिंग्स को भी एक बार देखिए, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल है ना की स्थापना की जा सकती है, जो है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो भारत के राज्य और केंद्र सरकार उनके बीच में बढ़ाने के लिए। तो ये प्रावधान है आर्टिकल 263 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मनी बिल, जिसको धन विधेयक हम कहते हैं, इसको परिभाषित किया गया है। मनी बिल बेसिकली डील करते हैं जैसे इम्पोजिशन या फिर एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस है ना, और जो बारोइंग पावर ऑफ स्टेट है उसको रेगुलेट करने से संबंधित जो विधेयक होंगे, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एप्रोप्रिएशन का कोई मैटर है मनी से संबंधित, तो इन सब के लिए मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सामान्य बिल जो होते हैं ना पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, उससे अलग मनी बिल, ठीक। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और ये प्रावधान है अनुच्छेद 110 में है ना, भाग 5। संविधान के भाग 20 के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए शक्तियों की जो है डिटेलिंग है, या जो संसद की शक्तियों को ये संबोधित करता है। इसमें एक ही अनुच्छेद है जो संविधान में संशोधन को बताता है, आर्टिकल 368। भारतीय संविधान के प्रारंभ यानी कि अगर हम पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 माने तो इसमें कितने अध्याय थे, या उसमें उस समय कितने अध्यायों में इसको विभाजित किया गया था, तो ये थे 22। वर्तमान में हमारे कितने भाग हैं, पार्ट्स है ना, इसको आप कमेंट करके बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य यानी कि सरकारों को रेफर किया जाता है राज्य शब्द से, केंद्र या फिर राज्य की सरकारें ग्राम पंचायत का गठन संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। तो जो पंचायती राज ये संस्थानों की स्थापना हुई है भारत में, जैसे 73rd अमेंडमेंट वगैरह है, तो ये किसके जो है मतलब प्रावधानों के तहत है। पहले इसका ये जो पूछा गया ना संकल्पना कहाँ पे की गई है, तो अनुच्छेद 40 में, जो कि किसका भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, जो कि भाग 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल के बीच, तो उसी में से है 40वां ये। संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है। अभी हमने ऊपर जो इक्वलिटी वाले आर्टिकल देखे थे 14 से 18 के बीच, तो उसी में से 17 नंबर आर्टिकल में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता की प्रथा जो पहले ब्रिटिश काल में देखेंगे या उससे पहले काफी समाज में फैली थी, तो उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। गलत कथन को चुनना, ये बहुत ध्यान से देखा करिए, आपसे गलत पूछ रहे हैं या सही पूछ रहे हैं, ठीक। तो संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार से संविधान में जो है ये दिया गया है कि इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है, ठीक है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। तो 2 प्रकार की इमरजेंसीज तो लग चुकी हैं बहुत, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगी है, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसके तहत वित्तीय आपातकाल की अगर उद्घोषणा की जाएगी तो प्रधानमंत्री के द्वारा, ये गलत है, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा की जाती है। तो गलत चुनना था तो केवल 2, ठीक। तो यहाँ पे हमने आज का ये वीडियो कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चन जो हमने देखे हैं प्लीज उसको अपने साथ के साथ रिवाइज करते चलें, उसमें पर जो चीज़ें हैं। और हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ने के लिए हमने बताया आपको कि 3 मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल फी में जुड़ सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए, ठीक। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।